अरे कहाँ जा रही है मेरी जान? चल तुझे गोद में उठा के छोड़ दूं। एक चुम्मा दे दे मेरी जान। चल मेरे साथ। हाथ पकड़ने का बहुत शौक है ना? तू तो बड़ी करारी है रे। हाँ? मुझे गोद में उठाएगा? मुझे गोद में उठाएगा तू? मुझे? हाँ? क्या मैडम? बहुत शौक है ना लड़की साहब 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 कौन है ये? बहुत तेज है। तुम्हारी अम्मा है बेटा, एसपी मीरा सिंह। चल। हेलो। 25 साल बाद आपको न्याय मिला है। क्या? मैम 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 एक सवाल प्लीज। मैडम एक्सक्यूज मी। मैडम अब आप कैसा महसूस कर रही है? आपका रिएक्शन क्या है? 25 साल मतलब लंबा समय होता है। क्या कहना है आपका इस बारे में? मैम ये है निडर और बेहद ईमानदार सिटी एसपी मीरा सिंह। मीरा के शहर में आते ही यहाँ का क्राइम रेट बहुत कम हो गया। अपराधी डर के मारे चूहे की तरह अपने बिल में दुबक जाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ था कि इतने निडर ऑफिसर की आंखों में आंसू चले आए थे, जिसे देखकर इलाके के शातिर और खौफनाक लुटेरों के पसीने निकल जाते थे। उनकी आंखों में आंसू, क्या गम छिपा रहे थे ये आंसू? ये आंसू सिटी एसपी मीरा सिंह की जिंदगी के किस दर्द को छुपा रहे थे? क्या कहीं इन अशकों का ताल्लुक किसी पुराने घाव या किसी पुरानी याद से तो नहीं था? सुमन, एक गिलास पानी दो। एक मिनट। हाँ बोलो। बैठो, एक मिनट। ये क्या? ओह, रिपोर्ट कार्ड। बाबा, आपने बोला था ना, अगर मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप मुझे आइसक्रीम खिलाओगे, गुड़िया दिलाओगे और फोटो भी खिंचाओगे। हाँ बाबा, हाँ मैंने बोला था। तो चलो ना। तो चलो, और एक काम करते हैं, आज हम चलते हैं मार्केट। सुनिए, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। अरे मैडम जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। डॉक्टर ने आपको ज्यादा घूमने फिरने के लिए मना किया है। ठीक है, लेकिन आप लोग मेरे लिए आइसक्रीम जरूर लेके आइएगा। ये लीजिए। अच्छा सुमन, इस फाइल को थोड़ा संभाल के रखना। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें इंस्पेक्टर किशन लाल के उन डाकुओं के साथ जो संबंध है, उससे संबंधित सारे दस्तावेज हैं। मैं पहले से ही जानता था कि इस किशन लाल के उन डाकुओं के साथ कोई ना कोई संबंध है। सो प्लीज इसको थोड़ा संभाल के रखना। पापा, हाँ। चलो ना। हाँ हाँ, चल रहे हैं। आप लोग मेरी आइसक्रीम मत भूलिएगा। हाँ हाँ। तू रो क्यों रही है? तेरे पापा बाहर ही तो गए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, समझी? इसे गहरा सदमा लगा है, इसे रुलाना चाहिए। एक तो बेचारी 8 महीना पेट से। 8 साल की छोटी सी बच्ची के लिए ये एक सदमे से कम नहीं था। बुरी तरह से डरी हुई मीरा बेचैनी की हालत में बाहर खड़ी रह गई थी। माँ, तेरी बहन आई है मीरा, लेकिन तेरे बाप बाप कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। तुम रो मत माँ। माँ, मुझे पता है बाबा की मौत कैसे हुई। एक मिनट, मैं आया। हेलो। अभी खबर मिली है कि गांव में डाकू छुपे हुए हैं। क्या? डाकू? हाँ सर। मैं अभी पहुंच रहा हूं। ओवर एंड आउट। मीरा का क्या करूं? इसको अगर घर छोड़ने चला गया तो बहुत देर हो जाएगी। डाकू निकल ना जाए, इसको अपने साथ ही लेके चलता हूं, यही ठीक रहेगा। चल बेटा।
जय हिंद सर। डाकू लोग गांव में छिप गए सर, शायद उनको हमारे आने की खबर लग गई थी। बच के जाएंगे कहाँ? तुम एक काम करो, इसका ख्याल रखना और अपनी नजरों से दूर मत होने देना। जी सर। बेटा तुम गाड़ी में ही रहना। अंकल है ना, उनकी बात मानना, इधर उधर मत जाना। मैं भी थोड़ी देर में आया। हाँ? और कुछ देर बाद मैंने देखा, बाबा। आखिर मीरा ने अपनी मां से ऐसा क्या कहा था कि वो अपनी सेहत की परवाह किए बगैर सीधा पुलिस के एक आला अधिकारी के पास इंसाफ की मांग के लिए पहुंच गई? आप होश में तो हैं? जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं किशन लाल को अवार्ड अनाउंस करने जा रहा हूं। पर सर, मैं सही कह रही हूँ। ऐसे किसी पर कैसे इल्जाम लगा सकती हैं आप? इतने छोटे बच्चे की बात पर मैं कैसे भरोसा कर लूं? आपके पास कोई गवाह या सबूत है? रामदेव भैया, आपने तो सब देखा है, फिर आप कुछ क्यों नहीं बोलते? हमने कुछ नहीं देखा, हमें माफ कर दीजिए, हम आते हैं, हमें कुछ काम है। चलो बेटा, हम गांव चलकर पूछेंगे। भैया जी, आपके परिवार में भी तो... नहीं बहन जी, एक के साथ हो गया, अब किसी के साथ नहीं। माफ कर दीजिए बहन जी। बहन, आपके घर में तो... मैडम जी, मेरे 2 बेटे, इससे पहले मैंने इनके बाप को खोया, लेकिन हमें माफ कर। बेटा पानी पिएगी? क्यों बेकार में परेशान हो रही हो बेटी? यहाँ कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, सब लोग कायर हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं दूंगा गवाही। सर, अब तो आपको गवाह मिल गया ना, अब क्या कहना है आपका? ठीक है, मैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर दे देता हूं। आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर आप लोगों के आरोप बिल्कुल सही हैं तो दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। ऐसे ही बुरे सपने आते रहते थे मासूम मीरा को, लेकिन वो जानती थी अगर वो इन सब के बारे में अपनी मां को बताएगी तो उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। क्या हुआ बेटा, बुरा सपना देखा क्या? नहीं माँ, पानी पीने आई थी, प्यास लगी थी। अच्छा चलो, रात बहुत हो गई है, चल के सो जाओ। दूसरी तरफ इंक्वायरी को भी काफी वक्त बीत चुका था, कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रही थी। सुमन की फरियाद भी लापरवाही और लाल फिताशाही का शिकार बन गई, लेकिन अपने 2 बच्चों की परवरिश और परिवार चलाने की जिम्मेदारी के बावजूद सुमन टूटी नहीं। हाँ, ये बात और है कि उसकी हिम्मत को तोड़ने की पुरजोर कोशिश की गई ताकि वो अपनी इस लड़ाई से पीछे हट जाए। कहाँ जा रही थी रात को? हाँ, धंधा करने निकली है, धंधे पे जा रही तू? इसे जीप में बिठाओ, थाने ले चलो इसको। चल चल, अभी बिठाओ इसको। चलो चलो चल। कहाँ से आए तेरे पास ये पैसे? ये पैसे मेरे नहीं है किशन लाल, ये अभी तूने बाहर निकाल के रखे हैं। मुझ पर इल्जाम लगाती है? हाँ, झूठ बोलती है तू। धंधा करके कमाया तूने, धंधा करके। बोल, कहाँ जाती है तू? हाँ, तुझे तो सब पता ही है ना, फिर क्यों पूछ रहा है तू? तेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ, मुझसे जमा लड़ती है तू? हाँ, मैं तुझे जान से मार सकता हूँ अभी इसी वक्त यहीं पर। तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता किशन लाल, और अब तेरा ये नाटक खत्म हो गया है तो मैं चलूं?
आप क्या कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। किशन लाल के लिए मेरे पास कोई शिकायत अभी तक नहीं आई और आपके पास केवल उसी की शिकायत है। कोई पुरानी दुश्मनी क्या आपकी? कल तक आप उसके ऊपर कुछ और आरोप लगा रही थी, आज कुछ और कह रही हैं। कल को कहेंगे कि किशन लाल ने आपके घर में चोरी की या चोरी करवाई। सिर्फ किशन लाल की फाइल गायब है, इसका मतलब ये किशन लाल का ही काम है। वो कमीना मेरे घर तक भी पहुंच गया। सुमन अब यह समझ चुकी थी कि किशन लाल उसकी लड़ाई को कमजोर बनाने की लगातार कोशिश में जुट चुका है। वो सुमन को तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ऐसे में कोई भी औरत घबरा जाती और अपने कदम वापस ले लेती। सॉरी, बगैर सबूत के हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन सुमन ऐसी नहीं थी। उसके इरादे बहुत मजबूत थे, उसका लक्ष्य साफ था, उसे इंसाफ चाहिए था और वो अडिग रही। मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी, मैं न्याय पाकर ही दम लूंगी। जिंदगी ने बहुत से उतार चढ़ाव दिखाए, लेकिन कोई भी बाधा उसके इरादे को कमजोर नहीं कर पाई, बल्कि उसके इंसाफ पाने की जिद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। माँ, चिट्ठी आई है, पढ़ो बेटा। सबूतों के अभाव में यह इंक्वायरी कमीशन इंस्पेक्टर किशन लाल को निर्दोष घोषित करती है। उन पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। लिहाजा कमीशन इस शिकायत को खारिज करती है। गलत है, ये रिपोर्ट गलत है। ये सब इन लोगों की मिली भगत है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी। और सेशंस कोर्ट में यह केस दाखिल हुआ। काफी लंबा चला था यह केस। अदालत से तारीख पर तारीख मिलती गई। गवाह के नाम पर गांव के सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। कुछ सालों बाद वो भी चल बसे और अब सुमन बिल्कुल अकेली हो गई थी। कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको इस बात का डर था कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो आरोपी उनके परिवार को मार देगा। वक्त बीतता गया और इसी बीच अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत किशनलाल और उनके साथियों को बेगुनाह मानती है। आरोपी पक्ष कोई भी ऐसा गवाह पेश नहीं कर पाया जो मौका वारदात पर मौजूद था। लिहाजा यह अदालत किशनलाल और उनके साथियों को बाइज्जत बरी करती है। क्यों जानते रही हो? हाँ, कुछ नहीं होगा। बेकार में अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रही हो। पैसे काफी कम पड़ गए होंगे ना? हाँ, कभी आ जाना, भरपाई कर दूंगा। हाँ? आपने सेशन कोर्ट का फैसला तो सुन ही लिया, फिर भी आप हाई कोर्ट जाना चाहती हैं? वकील साहब, मुझे इंसाफ चाहिए और मैं इंसाफ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। देखिए, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। सिर्फ आपके परिवार की परेशानी बढ़ेगी और कुछ नहीं। सर, मैं और मेरी बेटियां सारी परेशानियां झेलने के लिए तैयार हैं। हमें इंसाफ चाहिए और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, अगर आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं ये केस तैयार करता हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें खर्चा बहुत आएगा। आप अरेंज कर सकेंगी? जी।
बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? मैं जब अपनी हिंदी का नोटबुक तो घर पे ही भूल गई। अब क्या करें, मैडम तो बहुत डांटेगी। ठीक है, तो स्कूल जा, मैं घर जाकर ले आती हूँ। ठीक है दीदी। कुछ ज्यादा हिम्मत आ गई तुझमें, हाँ? एक बार कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तेरी समझ में नहीं आया? हाँ? हाई कोर्ट में केस डालेगी तू? केस वापस ले। मैं केस वापस नहीं लूंगी, मुझे इंसाफ मिलके रहेगा और तुझे सजा जरूर होगी, समझा तू? बहुत गर्मी है तुझमें, कैंसर से भी तेरी गर्मी कम नहीं हुई। लगता है तेरी गर्मी मुझे उतारनी पड़ेगी। क्या कर लेगा तू? बहुत बुलक रही थी ना, कतरता हूँ तेरे पर मैं। मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ। चीर के रख दूंगी तुझे। मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी से बाहर निकल जा, समझा तू? समझा? जा, निकल निकल। ऐसी हालत में जहां कोई भी बच्चा सहम जाता है, पर मीरा डरी नहीं, बल्कि वो अपनी मां के साथ अन्याय के खिलाफ खड़ी हो गई। लेकिन पुलिस के प्रति उसकी नफरत बढ़ने लगी। जुर्म के खिलाफ लड़ने वाली पुलिस उसके लिए गुनहगार बन चुकी थी। कुछ वर्दी वालों के भ्रष्ट कारनामों की वजह से आम जनता को सारे वर्दी वाले भ्रष्ट लगने लगते। आम जनता को वर्दी वालों पर जल्दी भरोसा नहीं हो पाता। लेकिन वर्दी कभी भी गलत नहीं होती। हाँ, वर्दी को पहनने वाले गलत जरूर हो सकते हैं। जैसे कि वर्दी में गलत लोग होते हैं, वैसे ही वर्दी में ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सिपाही भी होते हैं, जिनकी वजह से हमारे देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा कायम रहती है। जरा सोचिए, अगर सारे वर्दी वाले गलत होते तो हमारे देश की सुरक्षा हाशिए पे खड़ी नहीं होती। लेकिन मीरा को तो अब वर्दी से घृणा हो चुकी थी। उसे तो वर्दी शब्द से ही बहुत नफरत थी। क्यों? क्या प्रॉब्लम है इस वर्दी में? मुझे भी शॉर्ट सर्विस कमीशन की एग्जाम देनी है, वर्दी पहननी है। इस घर में वर्दी पहनना तो दूर, कोई वर्दी का नाम भी नहीं लेगा। लेकिन क्यों? मेरा भी बचपन का सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, और आज जब ये मौका मिला है तो आप मना कर रही हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, तो बस कह दिया। मैं और बहस नहीं करना चाहती। इस घर में ना कोई वर्दी वाला आएगा और ना कोई वर्दी पहनने वाले से रिश्ता रखा जाएगा, समझी तुम? लेकिन दी, बस एंड ऑफ डिस्कशन। मैं आज भी नहीं भूली हूँ कि पापा के साथ। माँ, तुम ही दीदी को समझाओ ना। मीरा, सब याद है ना तुझे? तू ये कैसे भूल गई कि तेरे पापा भी पुलिस ऑफिसर थे? सब वर्दी पहनने वाले किशन लाल की तरह नहीं होते, कुछ तेरे पापा की तरह भी होते हैं, ईमानदार, जो सच्चाई का साथ देते हैं। दुश्मन भी अगर सही हो तो दुश्मन का साथ देते हैं, न्याय के पथ पे चलते हैं। ठहर, एक मिनट। तुम्हारे बाबा का सपना था, वो तुम दोनों को वर्दी में देखना चाहते थे, उन्हीं की तरह। और यही सपना देखते हुए उस दुनिया से चल बसे। जानती हो, इतनी परेशानियों के बावजूद, इन परिस्थितियों में भी क्यों मैंने कभी उन दोनों की पढ़ाई लिखाई पर कोई आंच नहीं आने दी? क्योंकि मैं तुम्हारे पापा के सपने को साकार होते हुए देखना चाहती हूँ, और शायद इसीलिए मैं जिंदा भी हूँ, ताकि तुम दोनों को वर्दी में देख सकूं। दी, सिविल सर्विस का फॉर्म भी आया है अखबार में। सुमन के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन पुलिस पर उसका विश्वास डगमगाया नहीं था। उसे पता था कि पुलिस में अगर किशन लाल जैसे भ्रष्ट पुलिस होते हैं, तो उसके पति जैसे ईमानदार और बहादुर पुलिस वाले भी होते हैं।
सुमन के समझाने पर मीरा को इस बात का एहसास हुआ और वो नरम पड़ी, लेकिन किशन लाल के प्रति उसकी नफरत कम नहीं हुई। उषा एसएससी की तैयारी में लग गई और मीरा सिविल सर्विस की तैयारियों में जुट गई। दूसरी तरफ सुमन कहां चुप बैठने वालों में से थी। उसने हाई कोर्ट में अपने केस को जारी रखा। सालों बाद खुशी का एक पल आया। उषा एसएससी की परीक्षा में पास हो गई और मीरा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पास हो गई। वक्त बीतता गया। मीरा और उषा की ट्रेनिंग पूरी हुई। मीरा को अपनी पहली पोस्टिंग मिली और उषा को कमीशन। दोनों बहनें बहुत खुश थी और वर्दी में घर लौटने वाली थी। उन्होंने आने की खबर अपनी मां को नहीं दी थी। वो सुमन को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन नियति ने तो कुछ और ही तय कर रखा था। माँ, 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 माँ देखो ना। हाँ, माँ, माँ के देखो ना माँ, माँ, माँ। माँ, उठो ना माँ, माँ प्लीज उठो ना माँ। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर किशन लाल और उसके सभी साथी बेगुनाह पाए गए। आरोपी पक्ष ऐसा कोई गवाह नहीं पेश कर पाए जो घटनास्थल पर मौजूद था या जो इस बात की तस्दीक कर सकता कि रणधीर सिंह का खून किशन लाल ने ही किया। लिहाजा ये अदालत किशन लाल और उसके सभी साथियों को उषा, दीदी तुम ठीक ही कहती थी। इस वर्दी से तो नफरत ही करनी चाहिए। यह ईमानदार लोगों की कोई कदर नहीं है। उषा, याद नहीं माँ ने क्या कहा था? हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हम वर्दी वालों के खानदान से हैं। हम वर्दी जरूर पहनेंगे और पापा की तरह वर्दी की लाज भी रखेंगे। तू अपनी पोस्टिंग ज्वाइन कर, लेकिन मां ने जो जंग छेड़ी है उसे हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालेंगे। जैसे मां अंतिम सांस तक लड़ती रही, हम भी लड़ेंगे। न्याय जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अगर हम वर्दी पहनेंगे तो कम से कम बाबा का एक सपना तो पूरा होगा। मीरा और उषा के सर से पिता का साया तो उठ ही चुका था। अब मां का साया भी उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया। लेकिन दुख में हार मानकर बैठना नहीं सीखा था मीरा और उषा ने। इसलिए दोनों ने अपनी अपनी पोस्टिंग संभाली और पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करने लगे। करीब 2 साल बाद मीरा के सीनियर ऑफिसर ने उसे तलब किया और उसके हाथों में एक फाइल दी जिसमें डिपार्टमेंट के कुछ अफसरों पर रिश्वत लेने के इल्जाम थे और अगर वो कसूरवार साबित हुए तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का भी हुक्म था। ये तो रामदेव पाठक है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इसका वो हाल करूंगी कि इसकी रूह तक कांप उठेगी। कबूल कर कि एएसआई रामदेव पाठक ने तुझसे रिश्वत ली थी खुद को बचाने के लिए। कबूल कर। रामदेव पाठक ने रिश्वत ली थी। मैं किसी के भी सामने ये कबूल करने को तैयार हूं। मैंने कुछ नहीं किया। ये चुप रहने की सजा है। नौकरी जो बचानी थी, बीवी बच्चों का चेहरा सामने आ गया, इसलिए कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अरे उषा, तू कब आई? अभी अभी दी मेरा ट्रांसफर हो गया बटाली। सोचा जाते जाते तुमसे मिल लूं। वहां तो सेल फोन भी काम नहीं करता और चिट्ठी तो 3 दिन बाद मिलती है।
क्या हुआ दी? तुझे ये आदमी याद है? इसी की वजह से पापा के कातिलों को सजा नहीं हुई, लेकिन आज मैं इसे बदला लेकर रहूंगी। इसे और उसके फैमिली को सड़क पर ला दूंगी। लेकिन दी, वो तो इस मामले में बेगुनाह है ना। जो भी हो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फॉल्स चार्जेस को सही साबित करके उसे नौकरी से निकलवाऊंगी, फिर उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कराऊंगी। मगर दी, ये सब तो गलत है ना। क्या तुम्हें याद है माँ ने क्या कहा था? सब वर्दी पहनने वाले किशन लाल की तरह नहीं होते, कुछ तेरे पापा की तरह भी होते हैं, ईमानदार, जो सच्चाई का साथ देते हैं। दी, निर्दोषों की सजा तो उसके परिवार वाले भुगतते हैं, और ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। सर, एसपी साहब ने आपके लिए खत भेजा है। लो आ गया मेरी मौत का फरमान। पता नहीं इस एसपी ने क्या हालत की होगी मेरी। नौकरी तो ले ही ली होगी, हो सकता है जेल भी जाना पड़ जाए। शर्मा जी, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है, आप ही पढ़ दो। आपके खिलाफ जो भी आरोप थे उसकी विस्तृत रूप से जांच हुई और जांच में आपको निर्दोष पाया गया, इसलिए आपको उन सभी आरोपों से बरी किया जाता है। कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, आज 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन रणधीर सिंह के हत्यारों को आज तक सजा नहीं हुई है। उनके हत्यारे ना सिर्फ समाज में खुलेआम घूम रहे हैं, बल्कि जुर्म करने के बावजूद ये समाज के रक्षक बने हुए हैं। मिलॉर्ड, मैं इस अदालत को बता देना चाहता हूं कि वो रक्षक नहीं बल्कि रक्षक के भेष में भक्षक हैं। क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, कोई सबूत गवाह है नहीं। पहले भी तो केस किया था, क्या हुआ? हा? फैसला हमारे पक्ष में हुआ ना। हा? आरोप पक्ष यदि कोई गवाह या ठोस सबूत पेश करना चाहे तो कर सकता है। जी हाँ मिलॉर्ड, मैं ऑफिसर रणधीर सिंह की बड़ी बेटी एसपी मीरा सिंह को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। मीरा जी, आप इस अदालत को बताइए कि उस दिन क्या क्या घटनाएं हुई थी। योर ऑनर, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, करीबन 8 साल की। हेलो, अभी खबर मिली है कि गांव में डाकू छुपे हुए हैं। क्या डाकू? हाँ सर। मैं अभी पहुंच रहा हूं। ओवर एंड आउट। चल बेटा। जय सर, डाकू लोग गांव में छिप गए सर। शायद उनको हमारे आने की खबर लग गई थी। तुम एक काम करो, इसका ख्याल रखना। जी सर। बेटा तुम गाड़ी में ही रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आया। हाँ? और जज साहब, उसके बाद मैंने अपने पापा को गोली लगते देखा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पापा को गोली डाकुओं ने मारी थी। अगर ऐसा होता तो डाकू आसपास होते, उन्हें घेर कर मारते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहां डाकू थे ही नहीं। उन्हें गोली इस इंस्पेक्टर किशन लाल ने मारी थी, जो अब डीएसपी है। That's all, my lord. माय लॉर्ड, एसपी मीरा सिंह अपने बचपन से एक ही बयान दे रही है। पहले ये केस आईजीपी के पास गया, इस पे बहस हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। क्यों? फिर दूसरी बार इन्होंने कोर्ट में यही बयान दिया, जिस पर इंक्वायरी भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मीरा की उम्र सिर्फ 8 साल थी, लिहाजा एसपी मीरा सिंह की गवाही को गंभीरता से नहीं लिया जा सका। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा
कि किशन लाल और उनके साथियों को बेगुनाह करार दिया जाए, खारिज किया जाए। अदालत आज अपना फैसला सुरक्षित रखती है। अदालत अपना फैसला अगली पेशी पर यानी कि 12 जून 2012 को सुनाएगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया, लेकिन मीरा को जीत का भरोसा नहीं था। कोर्ट ने एक तारीख जरूर दे दी थी, लेकिन मीरा को इंसाफ का भरोसा नहीं था। इसलिए अगली तारीख पर उसने अदालत नहीं जाना ही ठीक समझा, क्योंकि शायद उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अदालत में क्या होने वाला है। न जाने अदालतों में कितनी अर्जी दी गई, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। तो फिर एक और तारीख में नया क्या होने वाला था? सारी परिस्थितियों और कानूनी पक्षों को देखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बचाव पक्ष के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए कोई भी ठोस सबूत या गवाह नहीं है। ना ही आरोपी पक्ष अब तक कोई ठोस गवाह को पेश कर पाया है। लिहाजा अदालत को पुलिस की रिपोर्ट को ही सही मानना होगा। माय लॉर्ड, मैं अदालत की कार्यवाही में रुकावट डालने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अभी अभी इस केस के पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए एक नया गवाह हाजिर हुआ है। मैं उसे अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। आइए। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो रामदेव जी, इस अदालत को बताइए कि उस दिन घटना स्थल पर क्या हुआ था। जज साहब, उस दिन मैं ड्यूटी पे था। तभी इंस्पेक्टर किशन लाल ने मुझे जीप निकालने के लिए कहा और बोले कि कहीं रेड डालनी है। मैंने जीप निकाली और हम सब घटना स्थल पर पहुंच गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर इंस्पेक्टर किशन लाल ने हमें डीएसपी रणबीर सिंह का इंतजार करने के लिए बोला। फिर डीएसपी साहब वहां आए। आप घबराइए मत, हम लोग डाकुओं को ढूंढ रहे हैं। अगर उनका पता चले तो पुलिस को बताना। तुम यहां कैसे? तुम्हें मैंने कहा था ना कि डाकुओं के केस से दूर रहो, और तुम्हें तो मैंने शहर की ट्रैफिक की जिम्मेदारी दी थी। अपनी वहां की ड्यूटी छोड़ के यहां क्या कर रहे हो तुम? सर, दरअसल डाकुओं की जानकारी मुझे मिली थी और उस वक्त थाने में मैं अकेला था, तो मैंने सोचा कि मौके पर मैं पहुंच जाऊं। चलो ठीक है, इस पूरे एरिया का घेराव करो ताकि वो भाग ना सके। इस डीएसपी को रास्ते से हटाने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। कई महीनों से हमारे पीछे हाथ ठोकर पड़ा है। अब तो इसके पास हमारे खिलाफ सबूत भी आ गए हैं कि हमारा और डाकुओं का साथ है। अगर इसने इंक्वायरी कमीशन के सामने सारे सबूत रख दिए तो हमारी नौकरी के साथ साथ सब कुछ चला जाएगा। सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। सर, आज इस डीएसपी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही कह रहा तू, चलो मेरे साथ। ये क्या मजाक है? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने नाकाबंदी के लिए भेजा था ना? वही तो कर रहा हूं सर जी, नाकाबंदी, लेकिन अपने फायदे के लिए। आपके पास सारे सबूत जो आ गए हैं। बहुत गलत किया सर जी आपने, कसम से बहुत गलत किया। हमें बहुत बुरा लगेगा सर जी। एक अच्छा ऑफिसर, डीएसपी ऑफिसर, ईमानदार अब हमारे बीच नहीं रहेगा। संतोष, सर का काम तमाम कर।
सर, डीएसपी का तो राम नाम सत्य हो गया, पर अब इसे दिखाएंगे क्या? कितने सालों से हमारे साथ काम कर रहा, हाँ? ये भी बताना पड़ेगा। इनकाउंटर दिखाएंगे। डीएसपी साहब डाकुओं के साथ मुठभेड़ में मारे गए। अरे माफ करना, मेरा मतलब है शहीद हो गए। सर, लेकिन यहाँ पे डाकू कहाँ है? लाएंगे कहाँ से डाकू? उसके बाद इंस्पेक्टर किशन लाल ने पूरी रिपोर्ट झूठी बना के फाइल को बंद कर दिया। अब आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, इस नई गवाही से जो अदालत में नया मोड़ आया है, उसे मद्देनजर रखते हुए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना फैसला दें। That's all, Your Honor. अदालत में हुई अभी अभी गवाही ने इस केस का रुख ही मोड़ दिया है। चश्मदीद गवाह बने एएसआई रामदेव पाठक, जो कि उस दिन घटना स्थल पर अपने होशो हवास में ड्यूटी दे रहे थे, और उन्हीं की गवाही के अनुसार अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। डीएसपी किशन लाल व उनके साथियों ने अपने उच्च पदस्थ अधिकारी डीएसपी रणधीर सिंह का धोखे से कत्ल किया, साथ ही वहां उपस्थित मासूम ग्रामीणों का भी कत्ल किया। लिहाजा अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। साथ ही एएसआई रामदेव पाठक को सरकारी गवाह बनने के कारण आजीवन कारावास की जगह 1 साल की कैद की सजा सुनाती है। इतने सालों के बाद ही सही, सिंह परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इतने सालों तक जिस इंसाफ के लिए सुमन सिंह लड़ती रही, आज जब उस लड़ाई का नतीजा निकला तो उसे देखने के लिए सुमन इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन शायद वो देख रही थी अपनी बेटी मीरा के आंखों से। मीरा के आंसुओं का सबब भी शायद यही था। 25 साल के बाद न्याय मिला था, इस बात की खुशी भी थी, और न्याय मिलने में 25 साल लग गए, इस बात का गम भी था। कुछ घाव भर तो जाते हैं, लेकिन उनके निशान शायद कभी नहीं जाते। सुमन सिंह और उसकी बेटी मीरा सिंह की बहादुरी और न्याय पाने के जज्बे के कारण देर से ही सही गुनहगारों को सजा मिली। हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो पुलिस के जुल्म का शिकार होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कानून के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाते हैं, कानून के खिलाफ कानूनी तरीके से लड़ने की हिम्मत करते हैं। अन्याय चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसके खिलाफ आपके हौसले बुलंद हैं तो आपको एक दिन जीत जरूर हासिल होगी, जिस तरह से मीरा को हासिल हुई थी। हम सलाम करते हैं उन बहादुर माँ बेटी को और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुमन सिंह और मीरा सिंह जैसी बहादुर औरतों से प्रेरित होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में अपनी हिम्मत करेंगे, क्योंकि हिम्मत से ही बदलाव आता है, एक सुरक्षित समाज का निर्माण होता है। ये सच है कि किशन लाल और उनके साथियों की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की छवि धूमिल होती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उसी नजरिए से देखें। पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे देश की पुलिस पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रही है, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही मिसाल लेकर। अब मुझे इजाजत दीजिए। सतर्क रहें, सावधान रहें। सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।